हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। और अभी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है क्लास 12th का। और आज हम जो करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलॉम्स लॉ के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form। तो Coulomb's law in vector form को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर A गिवन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और मॉड A जो है उसका मैग्नीट्यूड है, देन जो ए कैफ होगा ये एक यूनिट वेक्टर होगा। इट विल बी अ यूनिट वेक्टर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश। जो इसका वैल्यू हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये कॉन्सेप्ट जब आप कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए। इज इट फाइन? यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए आपके पास किसी 2 डायमेंशनल स्पेस पे r1 पोजीशन पे एक चार्ज q1 रखा हुआ है, और r2 पोजीशन पे सेम वेक्टर स्पेस पे q2 एक चार्ज रखा हुआ है। अब q1 चार्ज q2 चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है, और q2 चार्ज q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाए। इफ दे आर सेम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज गिवन बाय, अगर हम r1 से r2 की तरफ जाएंगे तो जो पोजीशन वेक्टर जो बनेगा दैट इज r2 माइनस r1, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। और अगर हम r2 से r1 की तरफ जाएंगे, r1 की तरफ जाएंगे तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट इज r1 फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। और इनका जो मॉड है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, r2 माइनस r1 मॉड इज इक्वल टू r1 माइनस r2 मॉड इज इक्वल टू मॉड r। जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड। इसके बाद q1 q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है, दैट इज F21, यानी 1 के कारण 2 पे एक फोर्स लगा, और q2 q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज F12, यानी कि 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स। हमें पता है F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहीं पे मैं लिख सकता हूं R कैप यूनिट वेक्टर होगा जब हम R1 से R2 की तरफ जाएंगे या फिर R2 से R1 की तरफ आएंगे। इज इट फाइन? और इसको मैं 2 अलग अलग तरीकों से लिख सकता हूं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं R1 से R2 की तरफ गया, यानी चार्ज Q1 से Q2 की तरफ गया है, और यह चार्ज Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इट विल बी R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R। और यहीं पे इसे मैं कह देता हूं F21, और यहीं पे मैं लिख सकता हूं F12 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R1 माइनस R2 एंड मॉड ऑफ R। सो यही हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा कूलॉम्स लॉ का। इन जनरल इफ इट इज गिवन F is equal to K Q1 Q2 upon R square, if it is given, and you have to write that in vector form, just put the vector sign, and here you can write vector R upon mod of vector R.
This is general form of Coulomb's law in vector. Is it fine? So you can just note it down. So students, अब जो हम करने जा रहे हैं that is principle of superposition. Principle of superposition. Principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस यू हैव, और बहुत सारे चार्जेस के कारण उसमें से आपने किसी एक चार्ज को लिया, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अदर चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगता है इन वेक्टर फॉर्म, कितना फोर्स लग रहा है वेक्टर फॉर्म में अगर हम उसे शो करते हैं तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है. मान लीजिए कि आपके पास Q1 एक चार्ज है और आपके पास Q2, Q3, Q4 अदर चार्जेस हैं, Q4 अदर चार्जेस हैं. Q2 और Q1 के बीच मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर R1 है, Q3 और Q1 के बीच पोजीशन वेक्टर R2 है, और Q4 एंड Q1 के बीच पोजीशन वेक्टर R3 है. अब ये जो Q1 है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2, Q3, Q4 ये भी पॉजिटिव चार्ज है. मान लीजिए Q2 Q1 पे एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, यानी 1 के कारण 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स कुछ इस प्रकार से होगा. साथ ही साथ Q3 की वजह से भी Q1 पे एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी, और इस फोर्स को हम जो नाम दे देंगे दैट इज F13. सेम वे Q4 भी Q1 पे एक फोर्स लगाएगा जिसे हम कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी Q14. अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, F नेट जो होगा वो F12 यानी 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स प्लस F13 यानी 3 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स, और F14 4 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स. यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है. आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है इन वेक्टर फॉर्म, और आपके पास जरूरी नहीं है आपके पास चार ही चार्जेस हैं, आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकता है, और इसी प्रकार से आप अलग अलग कैलकुलेट करके अगर आप कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि F12 किसके बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर के साथ आप मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं, तो ये आपका F1 हो जाएगा. इसी प्रकार आप F13 निकाल सकते हैं, F14 निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं उन सब का सम अगर आप जोड़ देंगे तो आपको F नेट मिल जाएगा, और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है. इज इट फाइन? यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, और इसके ऊपर हम बहुत से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन. HC वर्मा अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो HC वर्मा में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एज पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, एंड question is find F net at any edge. किसी एक एज पे, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, किसी एक एज पे आपको F net निकालना है, किसी एक एज पे आपको F net निकालना है. यानी अगर मैं C को एज मान लूं जिस पे मुझे F net निकालना है, तो A के कारण C पे कितना फोर्स लगेगा, B के कारण C पे कितना फोर्स लगेगा, और उनका वेक्टर सम क्या होगा. अब आप देख सकते हैं
एक कॉन्सेप्ट यहां से बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पे चार्ज रखा है Q Q Q, इक्वल चार्जेस आर देयर A B एंड C। A जो है C पे एक फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में FCA। B जो है C पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में FCB। आप देखेंगे कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इफ इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये 60 डिग्री है तो FCB और FCA के बीच भी एंगल 60 डिग्री होगा और इनका जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से FNet निकल जाएगा। क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास वेक्टर A कुछ इस प्रकार से है और वेक्टर A के साथ सेम डायरेक्शन में और सेम ऑर्डर में अगर मैं वेक्टर B लिख दूं कुछ इस प्रकार से, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा इट विल बी अपोजिट टू A एंड B, और जो R हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और हमें पता है वेक्टर R रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसी वेक्टर को अगर मैं एनालिटिकल मेथड से लिखने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास जो मिलता है वो वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आता है। सेम, या तो R को मैं ऐसे लिखूं और एनालिटिकल वे में मैं R को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो आपको ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। सो यहां से मैं FNet निकाल सकता हूं। सबसे पहले आप FCA निकाल लीजिए। FCA के ये चार्ज Q और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज A स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं FCB निकालता हूं, ये भी सेम Q अपॉन ये भी डिस्टेंस A, तो A स्क्वायर। अब ये FCA एंड FCB बोथ आर सेम, तो मैंने कह दिया इनको F। अब थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अब मैं FNet लिखने वाला हूं। तो FNet जो मेरे पास आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा अंडर द रूट FCA होल स्क्वायर FCB होल स्क्वायर प्लस 2FCA FCB cos theta, and cos theta is the angle between FCA and FCB which is equal to 60 degree, vertically opposite angle। और यहां से मैं ये लिख सकता हूं FNet is equal to FCA की जगह मैं F लिख सकता हूं F स्क्वायर, FCB की जगह भी मैं F लिख सकता हूं F स्क्वायर प्लस 2 FCA FCB F इंटू F स्क्वायर एंड cos 60 डिग्री, एंगल बिटवीन FCA एंड FCB। और यहीं से मुझे मिल जाएगा FNet मिल जाएगा। और FNet की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी अंडर द रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 2 cancels with 2, you will have FNet is equal to F√3। ये हमारे पास FNet की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां से आप F की वैल्यू निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको F की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। F की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले 1 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम होता है, एंड F दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 both charges are same upon R square. Is it fine? Then we know that R is equal to 1 centimeter is equal to 10⁻⁻² मीटर। इस वैल्यू को हम F निकालने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो F हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Then we have Q, and value of Q is 10⁻⁻⁶ coulomb whole square upon 10⁻⁻² meter whole square. Is it fine? Now आप इसे ऐसे लिखिए 9 into
10 raised to the power 9 into 10 raised to the power minus 12 upon 10 raised to the power minus 4 न्यूटन, माइनस 4 न्यूटन। अब आप F कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9। ये 4 ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, 9 प्लस 4 13, और 13 प्लस 13 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 90 न्यूटन के बराबर आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप F नेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, F नेट दैट इज इक्वल टू F रूट 3, इट मीन्स 90 रूट 3 न्यूटन आपका F नेट निकल जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसी में हम आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। फर्स्ट यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने एक ट्रायंगल लिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में आप कंसीडर करिए कि आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर बॉक्स है, और इसके चारों कॉर्नर पे आपने सेम चार्ज को रखा हुआ है। मान लीजिए चार्ज Q, Q, Q एंड Q, स्मॉल q, सेम चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट करना है कि किसी एक एज पे फाइंड F नेट एट एनी एज, किसी एक एज पे, चाहे B हो, C हो, D हो या A हो, किसी एक एज पे आपको F नेट कैलकुलेट करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पे भी लगाना है। मान लीजिए कि B के कारण ये स्क्वायर है, तो इसकी सारी भुजाएं ही बराबर होंगी, ये सारी भुजाएं ही बराबर होंगी। सो B के कारण जो फोर्स लगेगा C पे, उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगी, जिसे मैं नाम दे दूंगा FCB। और D के कारण जो C पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, और इसका नाम हो जाएगा FCD। और इन दोनों का जो नेट है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, F नेट फॉर B एंड D। F नेट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और F नेट जब हम CB और CD का देखेंगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज दिस एंगल इज 90। सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। सो F नेट जब हम निकालेंगे, FCB प्लस FCD का, FCB एंड FCD का। और सबसे पहले हम F नेट ही कैलकुलेट कर लेते हैं CB एंड CD के लिए। कुछ इस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले आप FCB देखिए, FCB Q एंड Q चार्ज यहाँ पे है, तो Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी A, दैट विल बी A स्क्वायर। और FCD जब हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी अगेन KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और इन दोनों को मैंने नाम दे दिया F। अब हमें पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B हमारे पास हैं तो इनका जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा 90 है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो F नेट निकल के आएगा अंडर द रूट FCB का स्क्वायर, FCD का स्क्वायर, और FCD एंड CB बोथ आर इक्वल और उनको मैंने नाम दे दिया है F। तो आप लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F रूट 2। ये आपका F नेट निकल गया FCB एंड FCD के लिए। अभी आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है F नेट टोटल। F नेट टोटल मींस FCA, यानी A के कारण C पे भी एक फोर्स लगेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से लगेगा और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, FCA प्लस FCB प्लस FCD। कुछ इस प्रकार से F नेट टोटल आप निकालेंगे एट पॉइंट C ड्यू टू A, B एंड
सी। अब एफ सी निकालने के लिए आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू a√2, और अगेन इनके बीच जो फोर्स हो जाएगा kq² बाई a√2 होल स्क्वायर, ये FCA हो जाएगा, प्लस आपके पास FCB एंड FCD का हमने नेट निकाला था, दैट इज f√2 और kq² अपॉन 2a², और kq² अपॉन a² को आप क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू f। नाउ 1/2f प्लस f√2, तो आप इसे लिख सकते हैं f√2 प्लस 1/2, ये आपका f नेट टोटल निकल जाएगा, जो आपके पास स्क्वायर गिवन होगा उसके फोर कॉर्नर्स पे अगर 4 इक्वल चार्जेस रखे गए हैं, तो किसी एक पॉइंट पे या किसी एक एज पे आप जो टोटल चार्ज निकालेंगे वो कुछ इस टोटल जो फोर्स निकलेगा, एफ नेट टोटल निकलेगा, वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। आपके पास गिवन वैल्यूज होंगी, इसमें आप वैल्यूज रख सकते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा वैल्यूज इंटरचेंज कर सकता है, क्यू की जगह -q रख सकता है, या एक सेंटर में भी चार्ज रख सकता है, और सेंटर के चार्ज पे भी कह सकता है कि अगर आपके पास स्क्वायर बॉक्स है उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो 4 कॉर्नर्स पे जो चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से जो एफ नेट टोटल होगा सेंट्रल चार्ज पे, जो कि दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पे रखा हुआ है, तो उस केस में एफ नेट क्या हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है if the force between two spherical charges kept at a distance r is f, if 50% of charge is transferred from 1, if 50% of charge is transferred from one sphere to another one, then calculate the new force acting between them, this is the question। so ये क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास दो स्फेरिकल चार्जेस हैं जिन पे सेम चार्ज है एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, और उनके बीच लगने वाला फोर्स F है। अगर एक चार्ज स्फेयर में से 50% चार्ज को हम दूसरे स्फेयर पे डाल देते हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, नया फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो स्फेयर्स हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज Q है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सो इनके बीच लगने वाला जो ओरिजिनल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू k q1 q2, बोथ चार्जेस आर सेम, q² अपॉन r², दिस इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फोर्स। नाउ यहां पे कह रहा है 50% ऑफ चार्ज is transferred from one sphere to another sphere। 50% बोले तो 50% of Q is equal to 1/2Q। इसका मतलब अब जो हमारे पास चार्जेस हैं
उनका थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया है एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, सेम डिस्टेंस r। यहाँ पे पहले ओरिजिनली हमारे पास q चार्ज था, माइनस q/2 हम ट्रांसफर कर चुके हैं, यहाँ पे q चार्ज था और इसने q/2 गेन कर लिया है। तो यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास आया, नया चार्ज q/2, और यहाँ पे जो नया चार्ज हमारे पास आया दैट इज इक्वल टू 3q/2 एंड दे आर केप्ट एट अ सेम डिस्टेंस r। अब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F डैश, दैट इज इक्वल टू K, फर्स्ट चार्ज q/2, सेकेंड चार्ज 3q/2 अपॉन r स्क्वायर एंड F डैश इज इक्वल टू 3/4 K q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और आप देख सकते हैं k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हमारे पास ओरिजिनल चार्ज है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास नया फोर्स आएगा जब आप 50% चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे स्फीयर के ऊपर, तो नया चार्ज जो होगा 3/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा। जो हमारे पास नया फोर्स जो आएगा वो 3/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर होगा। सो यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।